से प्लीड भी नहीं किया ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्लीड नहीं किया तो वो साफ दिखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया के फेवर में था। उसने बातें मानी इंडिया की कि सही बात है, इसको ईरान से अबडक्ट किया गया, सारी चीजें हुई। कितने पाकिस्तानी सिस्तान बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानी ईरान में काम कर रहे हैं। ये लोग अब वहां से अबडक्शंस हो रही है, साफ है ईरान से अबडक्शंस हो रही हैं, ईरान में किलिंग्स हो रही हैं। ये 8 लोग काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, या कुछ और कर रहे थे। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि हम लोग तो कुलभूषण यादव में झेल चुके ना उस कहानी को। ये सारे के सारे मजदूरी इनको ईरान में ही मिली थी, पाकिस्तान में कहीं मजदूरी नहीं थी। कि बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं है, बलूचिस्तान में जिन 3-4 को ये बहका रहे हैं ना, उनके पास नौकरियां नहीं है। बाकी बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो अपने जॉब्स भी कर रहे हैं। मैंने इनको पहले भी एक दफा बताया था कि क्वेटा टी एंड कैफे जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान का सुपर हिट कैफे है, कि जो हर शहर में, इंडिया से भी बांग्लादेश कोई नहीं जाता, बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, इंडिया से बांग्लादेश कोई नहीं जाता लेबर का काम करना। ये पाकिस्तान से ईरान जा रहे थे, समझ में नहीं आया। बता दे तो पता लग जाए, अच्छा लगेगा। बांग्लादेश पे गुस्सा जो है वो बस बढ़ता ही जा रहा है, कि जब कहीं मिसाल देते हैं तो बांग्लादेश को कि जी छोटा है, वो खराब है, घटिया है, बेकार है, वो इस तरह की सारी बातें करते हैं। कल परसों तक बांग्लादेश बहुत अच्छा लगता था इनको, लेकिन अब बांग्लादेश जब अपने रास्ते पे चलना शुरू हुआ है तो फिर बांग्लादेश से वो जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आपको इंडियन मीडिया में सब जगहों पे नजर आती है। बांग्लादेश, डोंट वरी, बी हैप्पी, आराम से रिलैक्स, चाय पीजिए, एक कप और पीजिए, अच्छी लगेगी। बात ये है कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा, बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा। आपने यही काम मालदीव में करने की कोशिश की। अभी मालदीव के प्रेसिडेंट साहब यहीं बैठे थे कुछ दिन पहले, है ना। वो पहले एंटी इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन, लंबे छोटे कैंपेन्स के साथ आए थे ना। और वो पहला ट्रिप उन्होंने आपके दोस्त टर्की के पास लगाया था, और पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती कर रहे थे, बड़ा घुल मिल के बातें कर रहे थे। वो आ गए अभी कुछ दिन पहले ही, कोई इधर इंडिया में बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे यार पैसा वैसा दे दो यार, वो तो कुछ दे नहीं रहा चाइना। श्रीलंका, उसकी क्या हालत हुई थी, उसके प्रेसिडेंट्स हाउस में लोग घुसकर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, राइट। वो भी पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट करता है, इंडिया लोगों दूसरे कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा होता है, जहां प्रॉब्लम है वहां उसको हेल्प करता है। इंडिया हमेशा से करता रहा है। इंडिया ने कभी ये नहीं किया कि किसी को वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, क्या करे ना करे। आप BRI कॉरिडोर पाकिस्तान का और ये और वो जो चल रहा है, बी हैप्पी, सब कुछ मिलेगा आपको। करते हैं कि असली इस्लाम के रास्ते पर TTP चल रहा है, क्योंकि वो शरीयत लगाना चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी शरीयत नहीं लगा रही, तो पाकिस्तानी आर्मी को काफिर माना जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब के लोग मान, खैबर पख्तूनख्वा के क्या मान रहे हैं वो तो सबको पता है। बलूचिस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान को ले रहे हैं, पंजाब को ले रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को ले रहे हैं, वो सबको पता है। पंजाब के लोग TTP के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पास जगह दे रहे हैं। ये पेट्रोलिंग ऐसे ही नहीं हो रही है। Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से एक बार फिर से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच रोहित साहब और मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। मेजर साहब और रोहित सर, एक आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों को जब मैं प्रोग्राम में बिठाती हूँ लोग आप दोनों की बात को बहुत पसंद करते हैं, और एक आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक, इन दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो थैंक यू सो मच कि रोहित सर आपने भी टाइम दे दिया और मेजर साहब आपने भी टाइम दे दिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली है कि 8 पाकिस्तानियों को ईरान में किल किया गया। आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि आज सुबह से ये टॉपिक बहुत चर्चा में है। आप इस पर, आपकी क्या ओपिनियन है और क्या बैकग्राउंड है इस खबर का? अच्छा, ये ईरान का एक बॉर्डर एरिया है जिसको सीस्तान कहते हैं, और उसमें उनका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम महरिस्तान है। तो उसमें ये खबर आई है कि 8 पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी शहरी के जो ईरान में जॉब के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में जो है वहाँ पे
मतलब वहाँ पे मौजूद थे ईरान के अंदर काफ़ी अरसे से। तो उनमें से जो उनको कुछ ऐसे लोग आए नामालूम कि जिन्होंने रात के वक्त ये सारे जो है ना ये मैकेनिक का काम करते थे कि जो और आपस में एक जो फैमिली थी वो तो ये था कि फादर थे और उनके 2 बेटे और मेरा ख्याल में बाकी 3 जो थे वो भी उनके रिश्तेदार ही थे। तो रात के वक्त ये वहां पे कुछ लोग आए, उन्होंने इन सब के हाथ पांव बांध कर तो इनको फिर गोलियों से कत्ल कर दिया। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस पे आम इंसान के जो अपनी मेहनत के लिए अपने रोजगार के लिए दुनिया में निकलता है और उसके बाद देखें ना अपनी फैमिली को पालने के लिए वो जहां पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे वो जाते हैं। तो इनोसेंट लोग थे, इनका किसी मुल्क से, किसी कशमकश से, किसी सियासी नारे से, किसी इस तरह की चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। बेजरर लोग थे, जिस तरह वो यहाँ पे कहते हैं फौजी जमान में कि ये सॉफ्ट टारगेट्स थे। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और जो इनिशियल असेसमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो ये है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी मंसूबाबंदी का नतीजा लगता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। एक आधा कोई कत्ल होता तो वो किसी से कोई दुश्मनी हो सकती थी, कोई लेन देन का मसला हो सकता था, लेकिन 8 लोगों को इकट्ठे से कत्ल करना जो है मेरे हिसाब से तो वो क्योंकि अपने रोजगार के लिए निकले थे तो वो शहीद किए गए। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाकया है। हुकूमत पाकिस्तान इसकी शदीद मजम्मत की है, ईरान की हुकूमत ने भी इसकी मजम्मत की है और उन्होंने अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया है और उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके जो भी लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो मेरा ओपनिंग कमेंट तो यही है कि ये एक अफसोसनाक वाकया है। इनोसेंट लोग जो हैं बेवजह कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई सोची समझी मतलब प्लान के तहत ये कत्ल किया गया है, क्योंकि 8 लोग इकट्ठे इस तरीके से कत्ल नहीं हो सकते। सही हो गया। रोहित सर, बीइंग अ इंडियन, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी खबर देखें तो इंडियन मीडिया पर कुछ और इफेक्ट्स हमें पता चलते हैं। तो रोहित सर, आप इस पर क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? नहीं, इससे ये जो किलिंग हुई है, इससे 2 चीजें बहुत क्लियर हुई हैं। एक चीज कि पाकिस्तान के पंजाब से लोग ईरान जाके काम कर सकते हैं, बीच में बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर के चेक्स जो हैं वो शायद कुछ गड़बड़ हैं, या पाकिस्तान के पंजाब के लोग ईरान, सिस्तान, बलूचिस्तान में आराम से जा रहे हैं। गरीब लोग थे, लेबर का काम करते थे, ऐसा तो नहीं था सीईओ थे किसी कंपनी के, ये लेबर का काम करने वहां पहुंच। ये चीज नोट कर ले, बहुत जरूरी है हमारे, क्योंकि ये मैं आगे इस पर फिर दोबारा तवज्जो लाऊंगा। ये वहां जाके आराम से काम कर लेते हैं, आराम से रह लेते हैं, इनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, और 8 लोग वहां पे थे। पता और भी बहुत सारे होंगे, एक तो नहीं, ठीक है, लेकिन है। तो क्या ये ईरान वीजा लेके गए थे या बिना वीजा के, और लेबर वीजा लेके जा रही है वहां पे? ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरी चीज कि इनकी किलिंग किसने की? ड्यूटी ईरान की बनती है सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की नहीं बनती। तो ईरान उसको सेव नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तानी वहां पे 8 काम कर रहे थे, उनको ईरान सेव नहीं कर पाया। तीसरा पॉइंट, कोई ईरान कोई दोस्त मुल्क नहीं है, ईरान के साथ अभी मिसाइल फायर होनी थी, आप वहां पे जाके काम कर रहे थे। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुलभूषण जाधव पे। कितने पाकिस्तानी वहां पे काम करते और कहां से अब्डक्ट किया गया कुलभूषण जाधव को? हम स्टार्टिंग से पहले दिन से बोल रहे थे कि वहां पे अब्डक्शन हुई है, नहीं मान रहे। पाकिस्तानी वहां पे हैं, ये प्रूव करता है। दूसरी चीज, ईरान की गवर्नमेंट के सामने पाकिस्तानियों का मर्डर हो गया, ईरान की गवर्नमेंट नहीं कर पाई कुछ। जो बार बार पाकिस्तान बोलता है ना कि वहां से ईरान से अब्डक्ट हुआ तो ईरान की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, और अब पूछ ले जरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूछ ले कि अब हमारे लोग मार दिए गए तो क्या हो रहा था। हेंस ये क्लैरिटी आती है कि कुलभूषण जाधव को अब्डक्ट कैसे किया गया हो, ये क्लैरिटी आती है। ठीक है, दुखद घटना है, बैड, इट इज रियली सैड कि किसी भी आदमी का किसी भी तरीके की वायलेंस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए आप। लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो कई चीजों को
क्लैरिटी देता है कि कुलभूषण जाधव को कैसे उठाया गया, वहां से कैसे लाया गया, ठीक है, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने क्या काम किया, कैसे उसको ये दिखाया कि ये आदमी तो बलूचिस्तान से मिला था, और ये सारी चीजें सबके सामने। अच्छा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इस केस को बहुत अच्छी तरह से प्लीड भी नहीं किया ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्लीड नहीं किया तो वो साफ दिखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया के फेवर में था। उसने बातें मानी इंडिया की कि सही बात है, इसको ईरान से अबडक्ट किया गया, सारी चीजें हुई। कितने पाकिस्तानी सिस्तान बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानी ईरान में काम कर रहे हैं, ये लोग अब वहां से अबडक्शंस हो रही है, साफ है, ईरान से अबडक्शंस हो रही हैं, ईरान में किलिंग्स हो रही हैं। ये 8 लोग काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, या कुछ और कर रहे थे? ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि हम लोग तो कुलभूषण यादव में झेल चुके ना उस कहानी को। ये सारे के सारे मजदूरी इनको ईरान में ही मिली थी, पाकिस्तान में कहीं मजदूरी नहीं थी। ये बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान में भी इनके पंजाबी लेबर का मर्डर हो चुका है, और कई बार हुई। तो वो बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पंजाबी लेबर यहाँ क्या करने आती है? क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। ईरान में बेरोजगारी नहीं है क्या? ये वहां क्या करने गए? ईरान के अपने लोग लेबर का काम करने के लिए। इकोनॉमी की हालत ये है, $1 1 मिलियन रियाल का हो रहा है, वो 1 मिलियन ईरानी रियाल का हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, रोजगार नहीं है वहां पे उस जैसे कंट्री में ये 8 लेबर कर क्या रही थी? देयर इज समथिंग मोर टू दिस स्टोरी, और इसका एंगल बहुत फिशी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स है बहुत एप्रोप्रिएट दिख नहीं रहा। इंडिया को लेना देना क्या इंडिया इसका है? ईरान जो बताएगा अभी पता चलेगा उसमें क्या हुआ, क्योंकि ईरान अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसा है, तो ईरान इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहे थे वहां पे, ऐसा दिखता है, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि एक आदमी को लेबर, पाकिस्तान तो ईरान से 10 गुना बेटर इकोनॉमी है ना, पाकिस्तान 10 गुना नहीं, मैं बोलूंगा 20 गुना बेटर इकोनॉमी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 1 मिलियन रुपए का पाकिस्तानी रुपए का $1 हो, ऐसा तो नहीं है ना। रियल की तो ये हालत है ना, इसका तेल नहीं एक्सपोर्ट हो रहा, वो बिल्कुल अपनी इकोनॉमी, बर्बाद इकोनॉमी को चला रहा है। तो पाकिस्तान से वहां कोई लेबर का काम करने जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे कि इंडिया से बांग्लादेश कोई लेबर का काम करने जा रहा हो। मतलब मैं एग्जांपल बहुत सही नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश इज अ बेटर इकोनॉमी देने का। इंडिया से भी बांग्लादेश कोई नहीं जाता, बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, इंडिया से बांग्लादेश कोई नहीं जाता लेबर का काम करना। ये पाकिस्तान से ईरान क्यों जा रहे थे, समझ में नहीं आया। बता दे तो पता लग जाए, अच्छा लगेगा। अच्छा मेजर साहब, आप रोहित सर को भी काउंटर कर सकते हैं। और पाकिस्तानियों को का नाम या तो बदनाम किया जा रहा है सर, या क्यों ये हम देख रहे हैं कि एक तो क्राइम लिस्ट पे भी पाकिस्तानियों का नाम है, और एक पाकिस्तानियों के साथ बुरा सलूक भी किया जाता है। हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक तो ये है कि रिबाहत, आप देख लें कि सेफ्टी इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, बावजूद तमाम दहशतगर्दी के, बावजूद तमाम खराबियों के, बावजूद तमाम चीजों के, पाकिस्तान जो है वो सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। दूसरा, क्योंकि जो जहां तक बात है ना इंसानियत की, जहां तक बात है लोगों से मतलब वो रेसिज्म की, जहां पे बात है किसी को, अभी देखे ना, अब ये 8 लोग थे कि जो वहां पे अपनी एक वर्कशॉप चलाते थे कि जिसके ऊपर, अब रोहित शर्मा साहब ने कहा कि जी इकोनॉमी इतनी बुरी है तो ये पाकिस्तान से ईरान क्या करने गए। मैं रोहित शर्मा साहब को ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से ईरान बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, कुछ मजहबी हवाले से कि वहां पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, और कुछ ये कि ट्रेडिशनली ईरान और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में कारोबार सदियों से कर रहे हैं, और ईरान में ऑयल वाफेयर है, गैस वाफेयर है, तो उस लिहाज से भी लोगों के वहां पे उनके साथ हुए। तो अब ये जो लोग जाते हैं, अब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं है। बलूचिस्तान में जिन 3-4 को ये बहका रहे हैं ना, उनके पास नौकरियां नहीं है। बाकी बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो अपने जॉब्स भी कर रहे हैं। मैंने इनको पहले भी एक दफा बताया था कि क्वेटा टी एंड कैफे जो है
वो इस टाइम पे पाकिस्तान का सुपर हिट कैफे है कि जो हर शहर में, मतलब मैं कहूंगा कि 20 वो खुले में हैं, और वो सारे अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में, केपी में, सिंध में, कराची में, तमाम बड़े शहर वो ये कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली पाकिस्तान से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो ईरान जाते हैं, कुछ ज़ियारात के सिलसिले में जाते हैं, कुछ वहां पे मजहबी हवालों से जाते हैं, कुछ अपने काम के लिए भी जाते हैं, कुछ के बिजनेसेस भी वहां पे हैं। तो उन लोगों की वजह से एक मार्केट डिमांड है कि वहां पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के इतने ज्यादा जायरीन को, मतलब सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो ये ईरान जाते हैं अपनी ज़ियारात के लिए। तो इस वजह से वहां पे लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यस, मैं यहां पे एग्री करता हूं रोहित साहब से कि देयर इज मोर टू दिस स्टोरी। और जब मोर टू दिस स्टोरी, और आप ये देखें कि ये 8 लोग कत्ल हुए हैं, तो ये रोहित शर्मा साहब ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इंडियन नेवी का इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं कुलभूषण यादव साहब, वो कुलभूषण यादव साहब जो है एज इफ के वो कहीं चहलकदमी कर रहे थे और घर से बाहर निकले और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको अगवा कर लिया और अबडक्ट करके तो उन्होंने हमारे पास रख लिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये कुलभूषण यादव को हमने पकड़ लिया है, ये सारे यहाँ पे हंगामे ये वो। हालांकि कुलभूषण यादव साहब का ये का सारा बयान उनका अपना रिकॉर्ड करता है, उन्होंने खुद ये सारी तफसीलात शेयर की हैं, सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की गई हैं, और ये सारे मामला जो है इनका अच्छी तरह। तो कुलभूषण यादव तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि हाँ यस, क्या पता कोई नया कुलभूषण यादव इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और इसमें ये देखना पड़ेगा। और देखें ना, अभी बांग्लादेश पे गुस्सा जो है वो बस बढ़ता ही जा रहा है कि जब कहीं मिसाल देते हैं तो बांग्लादेश को कि जी छोटा है, वो खराब है, घटिया है, बेकार है, वो इस तरह की सारी बातें करते हैं। कल परसों तक बांग्लादेश बहुत अच्छा लगता था इनको, लेकिन अब बांग्लादेश जब अपने रास्ते पे चलना शुरू हुआ है तो फिर बांग्लादेश से वो जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आपको इंडियन मीडिया में सब जगहों पे नजर आती है। तो मैं रोहित शर्मा साहब से गुजारिश ये करूंगा कि अच्छा है उन्होंने मतलब ढके छुपे लफ्जों में कहा कि जी बुरी बात है कि 8 लोग कत्ल हो गए, ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर दिया। लेकिन मेरी अपनी जाती नजर में, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, कोई भी है, इनोसेंट आदमी है भाई, मजदूरी कर रहा है, कौन अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके ये सारे कारोबार करता है। तो बहुत सारे इंडियन भी ओवरसीज है, बहुत सारे पाकिस्तानी, बंगाली, मतलब इस सारे इलाके के। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था, इन लोगों को इस तरह बेदर्दी से जो कत्ल किया गया। और दूसरा देखिए, दहशत फैलाने के लिए ये कत्ल किया गया कि खबरों में रहना चाहते हैं। और इस टाइम पे ये देखें, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहते हैं रिबाहा, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है और अब काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश में होने वाली है। ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनना है और उसकी वजह से फिर आपको पता है कि किसको घबराहट है, किसकी वो मुर्गी की गर्दन जो है वो किसकी फंसती है, फिर किसको उसके ऊपर फिक्र है, वो सारी की सारी सलीगुरी कॉरिडोर, वो सारी कहानी आपको पता है, या अगर नहीं पता तो उसके ऊपर एक से बात कर लें। तो ये सारे मामला जो है ना, ये एक जियो पॉलिटिक्स है कि जिसमें लोग अपनी पोजीशन बनाने की, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें माजरत के साथ इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक हुआ है। स्ट्रेटेजिक सेटबैक जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो बांग्लादेश में इतने सालों से, और ये इनका अपना किया धरा है, बांग्लादेश का पानी बंद किया, उनके लोगों को तंग किया, उनके ऊपर आमराना हुकूमत की, उनके ऑपोजिशन को जेल में फेंका। तो जब इतना कुछ करेंगे तो किसी दिन तो लोग खड़े हो जाएंगे, और बांग्लादेश वाले खड़े हो गए, और उसके बाद अब इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। तो ये जो जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है, इस जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट में इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी बलोचिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, वो जी इंडिया का जो क्या रिपब्लिक डे होगा उसके ऊपर जो है ना हम बलोचिस्तान से किसी को बुलाएंगे और वो मेहमान खसूसी होंगी। तो अब मेरे ख्याल में इनको मुर्गी की गर्दन की फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये इसके ऊपर कहें कि जनाब बलोचिस्तान का कोई मसला है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, एक अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान की हुकूमत भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईरान की गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी। और जहां तक बात है ईरान की गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकी, मैं जोर देके ये बात कहूंगा कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों
ज़ायरीन जो हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं ईरान हर साल, और वो सारे के सारे खैर वाफियत से अपनी तमाम चीज़ें करके वापस आते हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और मुझे ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलके इसके ताने बाने जहां भी मिलते हैं, अगर कोई नया कलबोशन यादेव हुआ तो उसको भी पकड़ लेंगे, अगर इसके अलावा कोई कहानी हुई तो वो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी तो ये इसके ऊपर ओपिनियन है। बाहर सही भी हो तो गया। मुझे लग रोहित रहा है सर, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए बोलिए रो, बोलिए। रो, रोहित सर, मेरा आपसे सवाल है, आप मेजर साहब को काउंटर भी कर सकते हो, उसके अलावा तहव्वुर राना की न्यूज़ के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? यार तहव्वुर राणा पे भी बात कर लेंगे, पहले तो मेजर साहब से बात कर लूं। मेजर साहब ऐसा है कि जी। बड़े खुश हो रहे हैं आप बांग्लादेश पे, भाई होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने वो एक स्टेटमेंट सुना होगा डोनाल्ड ट्रम्प का कि बांग्लादेश मैंने मोदी के ऊपर छोड़ा, मोदी जो करें हैं वो सुना होगा। अच्छा, उसके उसके स्टेटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो एडवाइजर हैं, वो नोबेल लॉरियट, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से टाइम मांग रहे थे, भाई मिलने के लिए टाइम दे दो यार, प्लीज मिल लो यार, मिल लो, बिम्स्टेक में मिल लो यार, थाईलैंड में मिल लो, है ना। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मिल भी लिया और समझा भी दिया कि बेटा करना क्या है, ये बात सब लोग वो जा रहे हैं। वो अभी गए थे, वो चिकन स्नैक पे बात करके आए थे चाइना में, है ना। और जो वो बात करके आए हैं वो सारी बात हमें पता है, आपको लगता नहीं पता। हाँ, जहां तक बात है कि बांग्लादेश, डोंट वरी, बी हैप्पी, आराम से रिलैक्स, चाय पीजिए, एक कप और पीजिए, अच्छी लगेगी। बात ये है कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा, बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा। आपने यही काम मालदीव में करने की कोशिश की, अभी मालदीव के प्रेसिडेंट साहब यहीं बैठे थे कुछ दिन पहले, है ना। वो पहले पहले एंटी इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन, लंबे छोटे कैंपेन्स के साथ आए थे ना। और वो पहला ट्रिप उन्होंने आपके दोस्त टर्की के पास लगाया था, और पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती कर रहे थे, बड़ा घुल मिल के बातें कर रहे थे। नहीं, वो आ गए अभी कुछ दिन पहले ही, कोई इधर इंडिया में बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे यार पैसा वैसा दे दो यार, वो तो कुछ दे नहीं रहा चाइना। श्रीलंका, उसकी क्या हालत हुई थी, उसके प्रेसिडेंट्स हाउस में लोग घुसकर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, राइट। वो भी पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट करता है, इंडिया लोगों, दूसरे कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा होता है, जहां प्रॉब्लम है वहां उसको हेल्प करता है। इंडिया हमेशा से करता रहा है, इंडिया ने कभी ये नहीं किया कि किसी को वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, क्या करे ना करे, आप BRI कॉरिडोर पाकिस्तान का और ये और वो जो चल रहा है, बी हैप्पी, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, जहां तक बात है जियारत के लिए अगर जाते हैं तो जियारत के लिए जाइए, लेकिन ये समझने की बात है कि कुलभूषण यादव को उठाया कहां से गया। और कुलभूषण यादव के लिए जो ये जो बोलते हैं कि हम ईरान में नहीं किया और ये नहीं किया, बॉस ईरान में आपके कितने लोग बैठे हैं। और ये चीज के मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि कहीं पे भी डेथ हो तो कहीं पे भी कोई वायलेंस हो, वो कंडेमेबल है और मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, मैं हर जगह बोलता हूँ। लेकिन नैरेटिव बनाने की हमें जरूरत नहीं है, इंडिया को जरूरत नहीं है यार। जिस कंट्री की ट्रेन हाईजैक हो जाए, और वो भी बलूचिस्तान में हो, ठीक है ना, और ट्रेन को छुड़ाने में भी 24 घंटे से ऊपर लगे हैं, तो उसके लिए नैरेटिव बनाने की जरूरत हमें क्या है यार। आप अपना नैरेटिव खुद बना रहे हो, जाके दुनिया में आप बलूचिस्तान चीख रहे हो, तो वो नैरेटिव आपका खुद बन रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ रही है। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई सिर्फ एक चीज बोलते हैं। देखो, हमने आपको 1990s में समझा कि देखो ये टेररिस्ट होते हैं, किसी के सगे नहीं होते। एक दिन आप इसे फेस करोगे, पाकिस्तान को लगा अरे ऐसी की तैसी, ये मुसलमान हमारे खिलाफ कैसे बचाएगा। हम तो इनको सिखाते हैं ना इस्लाम क्या होता है, हम इनको सिखाते हैं कि मुसलमान को के लिए लड़ो, मुसलमान जो है वो काफिरों को मारेगा, और आपको जाके वहां पे बॉम्ब लगा के फट जाना है काफिरों के बीच में, मार दो काफिरों को, तो हमारे खिलाफ थोड़ी होगा। हमने आपको 2000 में समझाया कि भैया गलती कर रहे हो, मरोगे, समझ लो, नहीं समझे तो कम 2010s और 20s तो पाकिस्तान के खुद के अंदर फटने शुरू हो गए बॉम्ब। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं नहीं यार गड़बड़ है, ये तो हम ही मारने लगे। अच्छा, तब तक पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, ठीक है, बैड तालिबान हम ही मारता है। वो लोग जो है ना वो रिलीजन पे नहीं चल रहे, वो लोग रिलीजन के दुश्मन है जो बैड तालिबान है। जो गुड तालिबान है ना वही असली, उन्हीं को 72 होने मिलेंगे।
जो बैड तालिबान है वो जहन्नुम में जाएंगे। ये नैरेटिव। अब क्या हुआ, अब जो बैड तालिबान था पाकिस्तान का, इन्होंने उन्हें फितना और खवारिज डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला कि तुम काफिर, हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद डिक्लेयर करते हैं। और उनका जिहाद ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के, आज ही की खबर बता दूं आपको मैं, मेरे पास एक खबर है उसकी लेटेस्ट और बड़ी प्यारी सी खबर है। ऐसी खबर है सर, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पंजाब एक तो आपको यही पता होगा कि पंजाब के अंदर घुस करके आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने एब्डक्ट कर लिया है। तकरीबन एक हफ्ता हो गया, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी पंजाब के अंदर से टीटीपी एब्डक्ट करके ले गया। एक और आपको बता रहा हूं, अभी डेप्यूटी चीफ ऑफ टीटीपी, हेड ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री कमीशन करी अमजद अली मुफ्ती मुजम्मिम, ये पंजाब, साउथ पंजाब की सड़कों पर घूमते पेट्रोलिंग करते हुए पाए गए। बाकायदा वीडियो है, और ये वीडियो कहां है मैं बताता हूं। ट्विटर अकाउंट है नुक्ता, उस पे जाइए, वीडियो में रहेगा, ठीक है ना। तो ये सबके सामने है। अब पंजाब तक सेफ नहीं रहेगा टीटीपी से, कैसे, हाउ? ये नहीं, मैं बिल्कुल, टीटीपी जो है वो मुजाहिदीन है तो अच्छी बात है, वो टेररिस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरीके के वायलेंस के मैं सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन ये इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये पंजाब आ गए? बुलाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस नैरेटिव को बाय करते हैं कि असली इस्लाम के रास्ते पर टीटीपी चल रहा है, क्योंकि वो शरीयत लगाना चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी शरीयत नहीं लगा रही, तो पाकिस्तानी आर्मी को काफिर माना जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब के लोग मान, खैबर पख्तूनख्वा के क्या मान रहे हैं वो तो सबको पता है। बलूचिस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान को ले रहे हैं, पंजाब को ले रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को ले रहे हैं, वो सबको पता है। पंजाब के लोग टीटीपी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पास जगह दे रहे हैं। ये पेट्रोलिंग ऐसे ही नहीं हो रही है, देयर इज मच मोर। तो फैक्ट इज, आप देखिए, आप इस बात में खुश हैं कि बलूचिस्तान, आप क्या बांग्लादेश, आपको, आप वहां जाकर के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग तो ज्यादा दिन की है नहीं, वो आप दे दो जितनी ट्रेनिंग दे सकते हो, कुछ हथियार दे सकते हो वो भी दे दो, वो ज्यादा दिन का नहीं है। लेकिन आपके पंजाब में क्या हो रहा है, जरा उस पर भी एक नजर मारें। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी वो है। सर तहावुर राणा को तो भूल गए आप। ओ हाँ, तहावुर राणा आ गया यार, एक और एग्जांपल है अपना पाकिस्तान कैसे टेररिज्म। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का अपना स्पीच वो सुना, क्या बोला पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने? उसने बोला कि इसने तो अपनी नेशनैलिटी रिन्यू ही नहीं कराई। रिन्यू नेशनैलिटी कराई जाती है क्या? मुझे तब, मैं तो नहीं कराता। और पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है कि आपको आपने कहीं और की नेशनैलिटी ले ली है तो आपके पास दूसरी नेशनैलिटी पाकिस्तान की रहती है, और आप रेजिडेंसी परमिट आपको चाहिए होता है क्या? आप तो नहीं कराती ना तो रेजिडेंसी परमिट लेती है, ना नेशनैलिटी के रिन्यू कराती है। तो वो, और जिस समय अटैक हुआ था उस समय वो पाकिस्तान जाता आता रहता था, और वो पाकिस्तान का फॉर्मर ऑफिसर भी है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो सब मानेंगे ना, पाकिस्तानी आर्मी का फॉर्मर ऑफिसर है वो, और पाकिस्तान जाता आता रहता था, ये भी सबको पता है ना। पाकिस्तानी मना करते तो मैं मान लूंगा, डिनायल देते एक बार। अच्छा, अमेरिकन कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट, हाँ, अमेरिकन कोर्ट्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान जाता आता था। अमेरिकन कोर्ट्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस कॉन्स्पिरेसी में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ था। तभी तो कोलमैन हेडली को सजा हुई है ना। और किस चीज की सजा हुई है? इसी पे जो फैक्ट्स, जो सच्चाई जो हम इंडिया ने दिए थे, उन्हीं पे कोलमैन हेडली को सजा हो गई है। तो ये है। और तहव्वुर राणा को अगर एक्स्ट्राडाइट किया गया है तो इंडिया ने जो सबूत दिए थे उस सबूत पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया उसको। सुप्रीम कोर्ट तक ने इंडिया के फैक्ट्स को सच माना। तो पाकिस्तान नोज इट, नो। और एक चीज, क्या तहव्वुर राणा की कोई पर्सनल दुश्मनी थी इंडिया से? नहीं। तहव्वुर राणा को किसी ने बोला था ना, तब वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था। किसने बोला था? कोई तो हैंडलर थे ना, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उसने एक ऑफिस खोला हुआ था, यहां से बिजनेस करने के लिए ऑफिस खोला होगा, या कैमोफ्लेज करने के लिए ऑफिस खोला था कि मैं इस ऑफिस के अंडर सारी अपनी एक्टिविटीज करूंगा। तो पीछे से कौन कर रहा था? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, शेल, कौन कर रहा था? हु वाज डूइंग इट? आप बोल दीजिए ना, मैं मान लूंगा।
आप बोल दीजिए डो जोन्स कर रहा था, नैस्डैक कर रहा था, आप बोल दीजिए माइक्रोसॉफ्ट कर रहा था, आप बोल दीजिए, मैं कहता हूं अमेरिकन रिजर्व बैंक कर रहा था, अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक कर रहा था, मैं मान लूंगा। बोल दीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा था, मैं मान लूंगा। क्या इन सबका काम ये है? किसी को उससे फायदा होगा? नहीं। फायदा किसका होगा सबको पता है, एवरीबडी नोस। इंडिया में टेरर फैलाने से, इंडिया में टेरर फैलाना किसका सपना है, कौन फैलाना चाहता है, कौन इतने लंबे अरसे से फैला रहा है, और किसको उससे फायदा होता है। तहव्वुर राना वहीं से ही ले रहा था ना। तो दैट्स द थिंग, तहव्वुर राना की असलियत है। पाकिस्तान की हालत खराब है कि तहव्वुर राना आ गया, फाइन, हमने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट की कि 17 साल बाद भी हम आपको लेके आएंगे एंड यू विल ब्रॉट टू जस्टिस। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे रोहित सर के बातों पर? आप उनको काउंटर भी कर सकते हैं, बताइए। अच्छा देखें, या तो इंडियन दोस्त जो हैं वो बहुत सादा हैं, या मतलब अपनी ही दुनिया में रहते हैं और खुद ही खुश होते रहते हैं। अब मिसाल इसकी ये है कि मैंने नाम लिया बांग्लादेश का, लेकिन मालदीव्स इन्होंने खुद एक्सप्लेन किया, नेपाल इन्होंने खुद एक्सप्लेन किया, श्रीलंका इन्होंने खुद एक्सप्लेन किया। वो इसलिए कि जहां जहां शरारत करते हैं, जहां जहां लोगों को तंग करते हैं, फिर इनको बताना पड़ता है। और वो जिस तरह उर्दू का एक मुहावरा है ना, मुझे वैसे एक बड़ा अच्छा लगता है, वो ये कि इंडियन कॉलीग्स के साथ डिस्कशन करते हुए मुझे अपने उर्दू के जो असातिज़ा हैं उनके मुहावरे बड़े याद आते हैं। तो वो ये है कि जी खुद ही खुश होते रहते हैं, अपने आप को, अपनी बातचीत को जो है ना खुद ही बयान करके, तो वो उसके ऊपर खुद ही मुस्कुराते रहते हैं और खुद ही अपनी दलीलें देते रहते हैं। तो अब मैंने तो वो जिस तरह कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अब दाढ़ी मैंने रखी हुई है, रोहित शर्मा साहब ने नहीं रखी हुई, लेकिन ये है कि उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, तो रोहित शर्मा साहब को मैंने बांग्लादेश का हल्का सा इशारा किया और इन्होंने नेपाल और वो सारी चीजें खुद एक्सप्लेन की, तो मेरा ख्याल में वहां पे तो जवाब खुद ही समझ आ जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना तहव्वुर राना, तो तहव्वुर राना जो हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे, लेकिन उसके बाद ये वहां से एब्सकॉन्डर हो गए और 95, 96 या 97 में ये कनाडा माइग्रेट करके चले गए और उस बाद से इन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है रिबाहा? मजेदार बात यह है कि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का कभी चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने इंडिया के बड़े चक्कर लगाए। ये खुद उनको बुलाते थे, मुंबई में ठहराते थे, सारी कहानी समझाते थे। और उसके बाद तहव्वुर राना ने वहां पे दफ्तर खोले। ये जिस डेविड कोलमैन हेडली का नाम ले रहे हैं, वो डेविड कोलमैन हेडली जो है उसको भी दफ्तर तहव्वुर राना और इंडिया के कुछ स्पॉन्सर्स या हैंडलर्स जिनको ये कह रहे हैं, तो उन्होंने खोल के दिया इमिग्रेशन ऑफिस। और उसके बाद तहव्वुर राना जो हैं उनके ऊपर 3 एलिगेशंस थी। एक एलिगेशन ये थी क्योंकि डेनिश कार्टूनिस्ट थे कि जिसके ऊपर उनका हमले का कोई प्लान था जो उन्होंने किया नहीं। दूसरा कि जी उन्होंने मुंबई अटैक्स किए और या उसमें असिस्ट किया, और तीसरा ये कि वो जी एलईटी के साथ उनका ताल्लुक था। तो जो था कि जी मुंबई अटैक्स में उन्होंने असिस्ट किया, वो इल्जाम उन पर साबित नहीं हो सका। ये कमाल मतलब वो है कि ये उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी वो अटैक उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर साबित नहीं हुआ और उनको 2013 में 14 साल की कैद हुई। 14 साल की कैद के बाद वो अभी ये 2020 में मेरा ख्याल में उन्होंने रिलीज किया मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, ये जो भी है। और 2023 में ये यूएस कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जनाब वो वहां पे। तो मजेदार बात यह है कि ये कह रहे हैं कि यूएस कोर्ट ने ये माना कि पाकिस्तान का हाथ था इसमें, लेकिन उसका ऐलान उन्होंने कहीं नहीं किया। सिर्फ रोहित शर्मा साहब को उन्होंने कोई मेल लिखी, उन्होंने कहा जनाब ये जो है पाकिस्तान का हाथ शामिल है, लेकिन किसी न्यूयॉर्क टाइम्स में, सीएनएन में, कहीं भी उन्होंने जो है ना किसी जज ने यह बयान नहीं दिया कि जी पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है। दूसरा, पाकिस्तान क्या शामिल होता, तहव्वुर राना के ऊपर खुद ये इल्जाम साबित नहीं हुआ। अब ये और बात है कि जियो पॉलिटिक्स है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो ट्रंप साहब ने आके इनको जो है तहव्वुर राना इनके हवाले किया है और उसके ऊपर अब क्या ये बयान दे रहे हैं जो सब इंडियन अखबारों में है। किसी पाकिस्तानी मेजर मीडिया आउटलेट के ऊपर यह नहीं है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि जी तहव्वुर राना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो है फलाने का। हाँ, ये जरूर है कि तहव्वुर राना ने अपने तमाम केसेस के दौरान कैनेडियन गवर्नमेंट से, कैनेडियन एम्बेसी से असिस्टेंस ली है। दूसरा, ये कह रहे थे कि जी सिटीजनशिप रिन्यू नहीं होती,
सिटीजनशिप तो बिल्कुल रिन्यू नहीं होती, लेकिन पासपोर्ट जरूर रिन्यू होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जरूर रिन्यू होता है। और तहव्वुर राना ने उसके बाद कभी अपना जो है ना जब उनका एक्सपायर हो गया, पहले 3 साल 5 साल 10 साल के लिए उन्होंने कभी उसको रिन्यू नहीं किया। और मेरी जो अपनी जितनी मैंने बातचीत पढ़ी है उसमें मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो ये इतला है कि तहव्वुर राना और उनकी फैमिली कभी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन इंडिया खुले गए हैं। देखे ना, कमाल है कि उनका ओरिजिन का आज इनको पता है, उस दिन नहीं पता था। आप समझ रही हैं रिबा, वहां मतलब इनको मालूम था कि ये पाकिस्तानी है, इनको मालूम था कि ये सबका पाकिस्तान का मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन मुंबई बुला के उसको सैकड़ों बार इन्होंने बैठ के जनाब उसके साथ गप्पें ये वो सब कुछ किया है। और अब तहव्वुर राना जो है अब पाकिस्तानी है, सिर्फ इनके अखबारों में आया है, सिर्फ इनके वो मीडिया आउटलेट्स पे आया है। पाकिस्तान के सलमान अली खान का नाम ले रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उनका कोई ऐसा बयान मेरी नजरों में पाकिस्तानी अखबारों में या पे नहीं गुजरा। अच्छा, अब फिर ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि जी वो कुलभूषण यादव, और फिर साथ ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान। देखें, जब आप वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू बिठाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे लोगों में शिद्दत पैदा नहीं होगी? पंजाब का ये बार बार नाम लेते हैं, जरा अपने पंजाब का भी नाम लेना। क्या उस पंजाब में इन्होंने कत्लो गारत नहीं की? क्या उस पंजाब में उनकी मजहबी इबादत गाहों के ऊपर इन्होंने हमले नहीं किए? और उसके रिटर्न में क्या इनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कत्ल नहीं हुए? तो पंजाब का जब नाम लें तो अपने पंजाब का, असल में इनके पता है क्या, इनके दुख जो है ना वो अपने पंजाब के हैं और इधर हमारे पंजाब के ऊपर ये बात करते हैं। और साथ इन्होंने बात की कि जी टीटीपी जो है वो कोई वीडियो इन्होंने देखी है कि जिसमें वो, अब वो वीडियो पाकिस्तान में मैंने तो कहीं नहीं देखी, मतलब मुझे तो किसी ने नहीं भिजवाई। इन्होंने अगले दिन प्रोग्राम किया था, उसमें इन्होंने कहा कि जनाब वो फला मौलाना को कत्ल कर दिया, उनका इन्होंने नाम लिया, अभी वो पता चला कि जी उनके बेटे ने उनको कत्ल किया। तो अब किसी ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, कुछ कर दिया, तो मतलब उसमें तो असल चक्कर पता क्या है? असल चक्कर ये है कि रह रह के हर चीज में ये खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं ना रिबाहा इस टाइम पे, वो खबरें ये हैं कि बांग्लादेश जो है वहां पे बड़ी मुश्किल हो गई है। खबरें ये हैं कि चाइना जो है, ये कह रहे थे कि चाइना पैसे नहीं देता, मेरा ख्याल में कि चाइना काफी खुले पैसे दे रहा है। और मेडिकल वीजे आपने बंद किए, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है, आप बेरहम होते हैं ना, तो फिर आप मेडिकल कोई भी सहूलत, पानी, बांग्लादेश का पानी आपने बंद किया हुआ था, बंगाली जो है उस पानी बंद करने की वजह से आज आप उसको भुगत रहे हैं। बांग्लादेश में मेडिकल के वीजे अभी आपने बंद किए, हमने नहीं बंद किए। बांग्लादेश के इसके अलावा जो मसाइल हैं उस पर किसी दिन अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इंडिया बड़ी मासूमियत के साथ ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन मुसलमान इंडिया में आज भी गरीब तरीन है, वो दलित से भी नीचे है। ये इनके अपनी रिपोर्ट्स हैं, मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं। 15 से 20% वहां पे मुसलमान हैं। अब वक्फ बोर्ड अपनी दुकानों पे लिख के लगाओ कि तो मुसलमान की दुकान हो, मतलब जो है ना ये 70-35 से, तो अब इनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर रियासत नहीं रही, इंडिया जो है अभी एक हिंदुत्व राज है, एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत है। और इसी वजह से ये जो हम चीजें देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बड़े अरसे से काम कर रही हैं, और वो ये देख रही हैं कि किस तरीके से कहां पे क्या मसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से हमारे अब आजकल के दौर में हो ये गया है कि जिस तरह हम सब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना किसी स्टूडियो में इकट्ठे होते, काफी सारा पैराफिनेलिया लगाना पड़ता और उसके बाद ये सारी चीजें होती। तो अभी बड़ी महारत के साथ नैरेटिव को ट्विस्ट करके तो दूसरे के ऊपर मुद्दा, दूसरे के ऊपर मलबा जो है वो गिरा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में कि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और जो सिचुएशन इस टाइम पे ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स की चल रही है, उसमें जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि वो बलूचिस्तान में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, ईरान के बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। फिर रोहित शर्मा साहब ने कहा कि जनाब आपकी ट्रेन अगवा होगी, और भाई हमारी ट्रेन तो जो 3 बहादुर सिपाही थे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के, उन्होंने तो पहले मतलब निहत्ते होके 3 होके 50-50 गोलियों के साथ उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। उसके बाद अभी आपका डांस और म्यूजिक शुरू हुआ था तो अफवाज पाकिस्तान के बहादुर कमांडोज ने जाफर एक्सप्रेस को उसके अंजाम पे पहुंचा दिया।
फिर आप ये कहना शुरू हो गए कि जी वो ताबूत ज्यादा थे, बंदे का किधर है वो लाशें, मुझे दिखाएं तो सही ना। अगर किसी का कोई मर जाता है तो आप क्या समझते हैं कि वो लाशें छुपा लेगा? आप कश्मीर में 1 लाख लोगों को कत्ल करके आपने लाशें छुपा ली थी, वो दुनिया के सामने है कि आपने 1 लाख लोगों को कश्मीर के अंदर, जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया में, उसमें आपने कत्ल किया। तो वो लाशें नहीं छुपती, बाकी सब कुछ छुप जाता है। तो इसीलिए 2008 में क्या आपके जो नागालैंड के लोग थे उन्होंने आपकी ट्रेन अगवा नहीं की थी? क्या उससे पहले आपकी 2 दफा कश्मीर में और बाकी जगहों पर ट्रेनें नहीं अगवा हुई थी? तो इसलिए ये जो, हाँ, अब जो फर्क है वो ये है कि पाकिस्तान का हमला या पाकिस्तान की जो चीजें होती हैं वो हार्ड मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर होती हैं, लेकिन अभी हमारा ऐसा मसला है कि सब ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हमला हो रहा है। और सॉफ्ट टारगेट से मेरी मुराद ये है कि कोई मजदूर, कोई वहां पे क्या कहते हैं उसको, सफर करने वाला, कोई जो है अपने रास्ते पे जा रहा है, उसको किसी गाड़ी को किसी इस तरीके से, क्यों कि हम समझते हैं कि ये इस तरह की बेरहमाना कार्रवाइयां जो हैं वो किधर से होती हैं। क्यों कि कोई और दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है कि जो किसी के मेडिकल वीजा बंद कर दे। ये कह रहे थे कि डॉक्टर यूनुस जो कि नोबेल प्राइज होल्डर है, बांग्लादेश के इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर या एडवाइजर हैं, उन्होंने मिन्नतें की मोदी साहब से मिलने के लिए। तो मैं इनसे कहूंगा कि मेरा ही एक प्रोग्राम देख लें, उसमें इन्हीं के एक कमेंटेटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेजर साहब 1000% मोदी साहब जो हैं थाईलैंड में डॉक्टर यूनुस से नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, अगर वो उनसे मिले तो वो उनको लेजिटिमाइज कर देंगे। लेकिन जब चाइना और डॉक्टर यूनुस गए, और ये चाहते थे कि चाइना से पहले वो बांग्लादेश आए, तो ये डॉक्टर यूनुस नहीं गए। बांग्लादेश का अपना आजाद मुल्क है, उन्होंने अपना फैसला खुद किया। थाईलैंड में बड़ी मुश्किलों से जाके मुलाकात हुई, उसमें रोहित शर्मा साहब मुझे बताए ना कि आपने तो जो कहा, आपने समझाया, प्यारे बच्चे ये करो वो करो, तो मैं यूं करेंगे वो करेंगे, वो तो ठीक है, मैंने आपके सारे डायलॉग मान लिए। मुझे बताएं कि डॉक्टर यूनुस ने आपसे क्या मांगा? डॉक्टर यूनुस ने आपसे क्या मांगा? उनका एक ही मुतालबा था कि जो हमारी मुजरिम हैं शेख हसीना, हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो आपके पास हैं, बराए मेहरबानी शेख हसीना को हमारे हवाले कीजिए। उन्होंने गलत, आपने उनको पनाह दी हुई है, उन्होंने बांग्लादेश में आके अपने पे जो मुकदमात हैं उनको फेस करना है। ये वाहिद सिंगुलर मुआहिदा था, ना बांग्लादेश ने यह कहा कि जनाब पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो भी है, लेकिन एक सिंगुलर मुतालबा था। तो मुझे बताएं रोहित शर्मा साहब जी, आप तो कह रहे थे 1000% वो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। तो जब फिर हो जाए इस तरह तो फिर मिलना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो सारी बातों के बीच में ये कहूंगा कि इनोसेंट लोगों का मारा जाना अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो बुज़दिल कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हमला हो रहा है, और अफवाज पाकिस्तान इसको और सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर इदारे जो हैं वो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमें यकीन है कि वहां पे भी ये मसला जो है प्रॉपरली सेटल हो जाएगा। रोहित सर, अच्छा, आप हाँ, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था मेजर साहब से। मेजर साहब, आप बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड पे दो मुसलमान बैठा रहे। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? ये पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में वक्फ इमलाक बोर्ड है। वक्फ बोर्ड क्या करता है आपके? यही जो प्रॉपर्टीज किसी ने वक्फ कर दी या जो प्रॉपर्टीज अबैंडन थी, पार्टीशन के ऊपर जो मसाइल थे, लोग इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड ने लेके, उसकी एक बाकायदा मिनिस्ट्री है, उसमें उन्होंने वो प्रॉपर्टीज लेके उसकी जो भी एडजस्टमेंट है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई इस तरह की मतलब जो है ना प्रॉपर्टी है कि जो किसी ने डोनेट कर दी, कोई क्या इसको कहते हैं ज़ियारतें हैं, मिसाल के तौर पे कोई बड़े बुजुर्ग थे, उनकी कोई इबादत गाह थी कि जहां पे लोग जाकर डोनेशंस देते हैं, जिस तरह दाता दरबार है लाहौर के अंदर, तो इस तरह की सारी जो वो है वो सब वक्फ के अंदर आती है। वक्फ के अंदर सारी, ठीक है। दाता दरबार वक्फ के अंदर आती? जी जी, चलिए, मुझे ये नहीं पता था। तो वक्फ के अंदर आती है, इसका मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई लेना देना वक्फ बोर्ड से? हाँ हाँ, हुकूमत के मातहत है।
ठीक है, हुकूमत के बनाते थे। हमारे यहाँ जो वक्फ बोर्ड था हुकूमत के अंडर नहीं आता। वो देखिए आपने अपने आइन में लिखा था ना रोहित शर्मा साहब, आपने अपने आइन में वक्फ बोर्ड बनाया ना। तो अब वो आइन ही तो चेंज करना हमारा राइट है ना, तो हम चेंज किए। यस, क्योंकि पहले थोड़ा सेक्युलरिज्म था, अब हिंदुत्व राज है, तो अब जाहिर है बदलना पड़ेगा। नहीं बदलना नहीं पड़ेगा। वो जहाँ पे गुंडागर्दी होती है ना, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, बुलडोजर ले आके उसका घर उड़ा देते हैं। ठीक है, अब बात ये, ठीक है आप बात कर लीजिए, सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। हाँ, बात ये कि वक्फ बोर्ड आपकी मान रहा है एक चीज कि गवर्नमेंट के अंडर वक्फ बोर्ड आ रहा है और दाता दरबार उसके अंडर आ रही है। क्या दरगाह अलाउड है इस्लाम में? मैं जवाब दूं? बिल्कुल, वही पूछा मैंने। हाँ, दरगाह तो जी शर्मा साहब, दरगाह जो है इस्लाम में एक बड़ी लंबी बहस है। कुछ लोगों सुन लीजिए, मैं अपना जवाब दूंगा जिस तरह मुझे समझ है, आगे आप उसको जिस तरह मर्जी समझ लें, और मैं मुख्तसर जवाब दूंगा ताकि आपको पूरा मौका मिले। मैंने पहले बड़ी लंबी बात एक तबका है जो समझता है कि ये दरगाह वगैरह कुछ भी नहीं है, वो समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की एक किताब है, अल्लाह के एक रसूल हैं, बस दैट्स इट। एक ग्रुप है कि जो ये समझता है कि जी उसके अलावा अल्लाह के जो बाद में नेक लोग आए, जिनमें इमाम थे, जिनमें बड़े बुजुर्ग थे, वो सब कुछ थे। तो मैं आपको मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि एक लार्ज तबका ये समझता है कि जी होना है, दरगाह है, एक बुजुर्ग थे, हम वहां पे जाके कोई कब्रों को सजदा नहीं कर रहे, वहां से जो है हम दुआ करते हैं और उनकी कब्र के ऊपर जो है ना इसाले सवाब ले। तो लार्ज पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी बिलीव्स कि दरगाह है, और लार्ज पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी आल्सो बिलीव्स कि दरगाह नहीं है। अब ये है टोटल बातचीत। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो दरगाह को ज्यादा इसलिए मानते हैं क्यों कि यहाँ पे थोड़ा सा लोकल जो इंडियन कल्चर है उसका भी असर आता है। लार्ज सेगमेंट जो है इसको बिल्कुल ठीक समझते हैं। कुरान एक ही है, ठीक है, और कुरान के हिसाब से जो अलाउड है वो अलाउड है, जो नहीं अलाउड है नहीं अलाउड है, बातें खत्म हो जाती है। ठीक है ना, जब बोला ही गया है कुरान में सीधे सीधे कि आप अल्लाह के सिवा कहीं और सिजदा नहीं करेंगे, तो वो उसमें सारी दरगाहें खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होकर के जो ये गैर इस्लामिक काम कर रहा है इसको रोक लेता तो बड़ा अच्छा होता। हाँ, अब जहां तक बात हुई थी कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू बैठाएंगे, तो पाकिस्तान की एक न्यूज आइटम मेरे पास है, ये है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसको दिया गया? वो दिया गया ऑफिशियल्स जो थे उसके, मोहम्मद तारिक खान एएस श्राइन्स ETPB as chief executive officer, OPS Abdul Owais assistant administration as deputy secretary administration finance, Haider Mukhtar accountant ETB and accounts officer, एहसान खान ASO ETB, ये वो है ये ETB जो है वो गुरुद्वारे को चलाने वाली कमेटी, एंड सिक्योरिटी ऑफिसर हैदर अली बंदश, कंट्रोलर ऑडिटर कुंदूश शौकत UDC सर्वे, अरशद गुजर LDC अकाउंट्स ETB, आदिल अली नायब कैसर ETB एंड तनवीर अहमद ट्राइब। इसमें एक भी सिख नहीं दिखा मुझे। लेकिन क्वेश्चन आपका ये बहुत अच्छा, प्राउड है मुझे ना, मतलब इस चीज पे होता है कि कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, हम कुछ भी करें सामने वाला ना कर दे। सेकुलर कंट्री तो क्या बोलना चाहिए, आपसे सीखा है हमसे नहीं। ये एक मिनट हमने आज किया है, आपका ये जो आपने ये जो काम किया है, ये इसकी मैं डेट बता देता हूँ आपको सर। ये डेट है आपकी, ये इनफैक्ट मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट डेट है सर 2020 5 नवंबर 2020, ठीक है। और ये हुआ था और गुरुद्वारा कमेटी की ये हालत कर दी। आप ठीक है यार, ड्राइवर तक आपने मुसलमान रखो, नहीं आप सही करते सर, नहीं दूसरे को आप चारा होके चीख इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत है कि आज बेचारा कटोरा लेके मांग रहा है चारों, ठीक है। एनीवेज वो चीज हुई, मैं मानता हूँ।
आपने बोला मालदीव और श्रीलंका में इनको प्रॉब्लम हुई, रोहित ने अपने आप नाम ले लिया। मैंने बताया कि इसको इन दोनों कंट्रीज को इंडिया के खिलाफ किया गया था। आज किसके साथ खड़े हैं वो? नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा था, मैं बता रहा था, रियलिटी बता रहा था, फैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं। आज वो कंट्रीज किसके साथ? पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? नहीं। चाइना के साथ खड़े हैं? नहीं। वो इंडिया के साथ। हमने नहीं बोला, वो तो इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था, है ना। मोइजू साहब इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, वो गए थे 50 जगह, वो चाइना भी गए थे विजिट के लिए। हमने उनको बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपके लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें निकाल लो। इंडिया ने बोला ठीक है, हम निकाल लेते हैं। कुछ दिन बाद बोले नहीं नहीं नहीं, यही रहो, यही रहो, यही रहो, नहीं जरूरत है, हमें आपसे थोड़ा लोन दे दोगे? हमने कहा आप तो बोले थे इंडिया आउट। अरे यार छोड़ो उस इंडिया आउट को यार, भाग में जाए पाकिस्तान, भाग में जाए चाइना, यार पैसा दे दो। तो हमने दे दिया थोड़ा। तो फिर उसके बाद अगले साल वो आप मतलब अगले महीने वो इंडिया ही आ गए कि यार सुनो थोड़ा और चाहिए था, है ना। तो ये हमने नहीं बोला यार, उन्होंने बोला, वो खुद आए। हमने उनको कोई इन्विटेशन नहीं भेजा आप जाइए, कोई नहीं भेजा यार, वो खुद आए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी खुद आए, हमने नहीं बोला किसी को। अब जहां तक बात यह है कि तहव्वुर राणा का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। अच्छा, तहव्वुर राणा का पासपोर्ट की रिन्यू नहीं हुआ, एक चीज होती है रिन्यू नहीं हुआ, एक चीज होती है पासपोर्ट वापस कर दिया, नेशनैलिटी छोड़ दी। पासपोर्ट वापस नहीं किया गया, रिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसको कनाडा का पासपोर्ट मिल गया। अब वो कैनेडियन पासपोर्ट पे काम कर रहा है, लेकिन नेशनैलिटी है पाकिस्तान की उसके हाथ में। नेशनैलिटी से आपने उसे इतने साल से उसका केस चल रहा है, आप ही बोलते कि हमने इसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, हमने नहीं देखा। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप मुझे डिनाई कीजिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उनकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप रिवोक नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है। अब एक चीज और कि पंजाब में कत्ल किया गया, और यह पंजाब में जो हुआ था सबके सामने है, हमने तो कभी डिनाई नहीं किया ना, वी नेवर डिनाइड एनीथिंग। पब्लिक के सामने हुआ है, जो हुआ है उस पर गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर प्रिंट किया, ठीक है। आप गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट की बात कर रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या हम भी शर्मसार है कि ऐसा गलत हुआ और होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी इस समय आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे। इससे पहले 10 साल उसी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिस कांग्रेस ने वहां पे टैंक घुसाए थे। तो अगर लोगों ने माफ कर दिया ना तो गवर्नमेंट को और कांग्रेस को, तभी तो वोट हो रहा है, तभी तो वो वरना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही नहीं आती, कभी नहीं आनी चाहिए थी ना। क्या पाकिस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है? नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं करते, पसंद कर रहे हैं पंजाब के लोग, इसलिए आ गए ना। सो फॉरगेट, आप लोग बोलेंगे, आप बोलिए, आपको बोलने की कोई टेंशन, हमें आप ये सारी कहानी तो ना बताएं। लाल मस्जिद में भी तो आपने घुसाया था आदमी, लाल मस्जिद में घुसाई थी ना, तो वो आपका अपना। अच्छा, मुस्लिम दलित से नीचे है ऐसा आपने बोला यार। देखो फैक्ट रिमेन्स के 4 मुस्लिम तो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, राइट। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे एक मुस्लिम थे, अभी कुछ टाइम पहले तक नसीरुद्दीन शाह के सगे भाई थे, जमीलुद्दीन शाह, ठीक है। और हमारे और जो मुस्लिम्स हैं वो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई चीफ जस्टिस, कोई जैसे बोलते हैं टॉप हमारे फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद रहे हैं, वो दलित से भी नीचे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है इंडिया में कि नीचे और ऊपर। आप मेहनत करेंगे आप एक्सेल करेंगे, दूसरा मेहनत कर, मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है नहीं जहां पर इमरान खान को अपने एडवाइजर को सैक करना पड़े क्योंकि वो एमपी था। तो ऐसा नहीं होता इंडिया में, जो आदमी काबिल है वो कुर्सी पे बैठेगा। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब थे, तो किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान से बोलो रिजाइन करे, कभी नहीं, उन्होंने रिजाइन किया भी नहीं। उनको बल्कि बाकी लोगों से ज्यादा इज्जत मिली, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने काम अच्छा किया तो इज्जत मिलेगी ना डाउट। आप खराब वहां पे बैठ के करप्शन करना शुरू कर दोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? हमारे सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वही थे मिसाइल मैन थे। उन्होंने ही न्यूक्लियर टेस्ट कराए हमारे, उन्होंने ही मिसाइल बनाए हमारे कंट्री के। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सारे मिसाइल्स उन्होंने बनवाया, और उन्हें पता था ये मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ यूज होनी है, इसीलिए बनाया उन्होंने, ठीक है।
तो आप हमारे कंट्री के मुसलमान को ना अपने चश्मे से मत देखिए, इस्लाम के चश्मे से मत देखिए। हमारे जो मुसलमान है वो हमारे हैं, हम उनका ख्याल रख सकते हैं और अच्छी तरह से सकते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट मिलेगा जमीन में मिला देंगे, मट्टी के नीचे डाल देंगे। बोला था योगी ने, पार्लियामेंट में बोला था मिट्टी में मिला देंगे क्रिमिनल एलिमेंट को, और वो मिट्टी के नीचे ही है वो आदमी जिसके लिए बोला था। सरेआम गोली लगी थी उसको, और वो लाइव टेलीकास्ट पे गोली लगी थी उसको, अतीक अहमद को। लेकिन कोई आदमी अच्छा काम करेगा कंट्री के लिए तो हम उस आदमी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाएंगे, उस आदमी को हम यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाएंगे, और सबसे रेस्पेक्टेड इन द सेंस, जिस समय अब्दुल कलाम साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, ही वाज द साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय भी अब्दुल कलाम साहब जब किसी रूम में घुस जाते थे तो प्राइम मिनिस्टर तक खड़े हो जाते थे कि कलाम साहब। तो वी वर्क लाइक दैट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपने कंट्री में जो आदमी जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे यहाँ बनाया, हमने उस आदमी को जेल में, हम वो कंट्री है जिस आदमी की ड्यू होती है हम उस आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं। अब दुकानों पर लिखो कि कौन है, बस ये तो बहुत पुराना लॉ है, अंग्रेजों के जमाने का लॉ है, अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में भी लॉ तो सेम ही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे मत कीजिए। अगर हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने बोला कश्मीर में 1 लाख लोगों का मर्डर कर दिया, लाशें छुपा दी क्या? बॉस, अभी 4-5 दिन पहले आईएसआई चीफ ने बोला ना मीटिंग में कि हमारी आर्मी की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है डेली बलूचिस्तान में, और हम फिगर्स देते नहीं है, फिगर्स देते तो हंगामा मच जाए। अच्छा, उसको आप डिनाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, करगिल वॉर में क्या हुआ था? पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए थे, पाकिस्तान ने बोला हम तो नहीं जानते कौन है। तो हाँ, इंडिया है, इंडिया सामने करता है, साफ बोलता है कि भाई हमारे सामने इतने लोग हैं, ये आदमी मारे गए हैं, ये मारे, ये सबके सामने है, इंडिया क्लियर बोलता है। जब पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता, और वो लाश, वो डेड बॉडी जो कि पाकिस्तान की अपने आर्मी की है, आर्मी के आदमी की डेड बॉडी इंडिया में पड़ी और सीधे मना कर दिया हम तो नहीं जानते कौन है। तो यार पाकिस्तान अपने कंट्री में जो मरा उसको तो कहाँ फेंक दे पता ही नहीं चले। तो ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, आप उसको वो उसमें ना लें। पाकिस्तान हैज बीन, इट्स हैबिचुअल लाइफ। सो एक चीज और आपने बोली, नागालैंड के लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर ली थी। नागालैंड ट्रेन जाती ही नहीं है, कोई रेलवे ट्रैक ही नहीं वहां पे, इतना नहीं खास खबर लाया। बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा। और आगे, एक मोदी ने मुलाकात नहीं करेंगे, भाई साहब किसी आदमी ने बोल दिया मोदी मुलाकात नहीं करेंगे तो उसका ठेका मोदी नहीं लेते। किसी ने आपके चैनल पर बैठ के बोल दिया तो बड़ी अच्छा काम किया, तो वो मोदी मुलाकात नहीं करेंगे तो मोदी को आप फोन करके बता देते कि यार तुम्हारे आदमी ने ऐसे बोला मुलाकात मत करना। मोदी जब बात करेंगे तो मोदी अपने हिसाब से बात करेंगे, नहीं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है तो मोदी बात नहीं करेंगे। ये दिस इज द वर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑन अर्थ। इसका मतलब तो मोदी को या किसी और आदमी को शी जिनपिंग से बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ही नहीं। ये कौन सी कहानी है? कोई आदमी आपके चैनल पे बैठ के कुछ बोलते हैं, मोदी को पता है, वो कम से कम 1.5 महीने से बातचीत चल रही थी, 1.5 महीने से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, और फाइनल मोमेंट पे जब उन्होंने पैर ही पकड़ लिया कि मोदी जी मिल लो, और जो बोला उन्होंने, जो बोला आपको शायद फोन करके बताया होगा कि हमने शेख हसीना को मांगा, तो उन्हें ये भी पता होगा कि शेख हसीना मिलने वाली नहीं है, शेख हसीना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और शी इज गोइंग टू बी, अभी जल्दी वो चली जाएंगी और वो वहां पर फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 55 मिनट हो गए हैं इस डिबेट को, तो मेजर साहब फाइनल रिमार्क्स क्या करेंगे, फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, फाइनल रिमार्क्स मैं सिर्फ आप वाइंड अप करना चाहती हैं तो बेशक करें, मैं सिर्फ चंद मुख्तसर रिमार्क्स दूंगा। तहव्वुर राना की पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है वो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो रिवोक हुई। पासपोर्ट जो है इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो एक्सपायर हो जाए तो वो रिन्यू करे। मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया है कि तहव्वुर राना ने पाकिस्तान से जाने के बाद कभी भी अपनी नेशनलिटी, ना सिर्फ ये अपनी पासपोर्ट जो है उन्होंने अभी, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, और दूसरा कि पाकिस्तान वो कभी नहीं आए, इंडिया खुले दुले गए हैं, और अभी जो भी सिचुएशन है वो खुद बेहतर समझते होंगे कि क्यों उनके लिए ये सिचुएशन है। बाकी इन्होंने कहा कि जी
मुसलमान जो हैं वो इतनी उनकी हालत खराब नहीं है। ये फिर किसी और प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, बड़ी वहाँ पे इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने खुद हाईलाइट किया है कि ये मार्जिनलाइज पॉपुलेशन या माइनॉरिटी है कि जिसमें, तो इसके ऊपर किसी प्रोग्राम में तफसील से बात कर लेंगे। इंडियन आर्मी में ये भी डिस्कशन वाली बात है कि इंडियन आर्मी में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो माइनॉरिटी का साइज कितना है और उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। तो साथ फिर इन्होंने ये कहा कि जी वो जो दरबार हैं उनके ऊपर कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, इनकी अपनी समझ है, लेकिन ये है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में ऐसे दरबार मौजूद हैं, ये ऐसी साइट्स मौजूद हैं कि जहां पे लोग जाते हैं, ये पूरे आलम इस्लाम में है। इसमें इराक है, ईरान है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, इवन बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है अरब ममालिक के अंदर भी। तो वो सारी चीजें लोगों के लिए प्रेशियस हैं, उनके लिए उसके ऊपर है। इस पर मुख्तलिफ जो इस्लाम के एक्सपर्ट्स हैं या जो उलमा हैं वो ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक एक लार्ज सेगमेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इन सारी चीजों को बिलीव करता है। इवन अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं कि जहाँ पे लोग जो है अपनी दुआ के लिए जाते हैं। लोगों की अपनी एक उनसियत है, अगर किसी ने वहां पे इस्लाम फैलाया तो जाहिर है कि वो सारी कम्युनिटी जो है वो हमेशा के लिए उस बड़े आदमी को, जिस तरह इंडिया के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इस तरह सारे मज़ार हैं, तो वो सारे मौजूद हैं, तो उसके ऊपर नहीं है। लेकिन साथ इन्होंने ये कहा कि जी वो जो करतारपुर में जो बोर्ड है उसकी तफसीलात मैं देख लूंगा, लेकिन इंडिया में जब आप वक्फ बोर्ड का मसला छेड़ते हैं तो आप उनसे कह रहे हैं कि जनाब सैकड़ों साल पुराने, उनके जो मुसलमान लीडर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब आदि तो प्रॉपर्टी इसी में चली जाएगी ना, कि जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फिर साथ क्या किसी हिंदू टेंपल के बोर्ड में कोई मुसलमान बैठने का सोच भी सकता है? तो ये सवाल है। मैं रिबाहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रिबाहा जी नीचे एक डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया, जरा उसको आप स्क्रीन पे ला सकती हैं? यस, ये डॉक्यूमेंट है, आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान has taken shocking step against the Sikh minority community here. Has been revealed that Imran Khan government has taken control of the sacred place of Sikhs, Gurdwara Darbar Sahib at Kartarpur, and given it to the Muslim body Pakistan. ये लीजिए, नीचे आप देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स 3 नवंबर को ऑफिशियली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा दरबार साहब। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है सारी डिटेल्स। और मैं आपको ये इंडियन कोई सोर्स है? ये जी न्यूज है बॉस, जी न्यूज इंडियन सोर्स। अच्छा, मतलब आप क्या जी न्यूज पे तो वो कह रहे हैं कि शफकत अली खान ने कहा सारा कुछ, वो मुझे तो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला। दूसरा, वो बड़े एक फेमस क्रिकेटर हैं जो सिख हैं, बड़ा वो शुक्रिया अदा करते हैं सिख कम्युनिटी की तरफ से कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त काम किया कि जो उनकी मुकद्दस इबादतगाह थी उसके ऊपर इतना जबरदस्त अरेंजमेंट और वो सारा कुछ। तो ये तो जी न्यूज को, मतलब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इसका कोई काउंटर मतलब सोर्स भी अवेलेबल है कि जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं। सर 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको ये पाकिस्तानी सोर्स दिखा दूंगा, ठीक है ना। ओके, आई शो यू द पाकिस्तानी सोर्स, डोंट वरी अबाउट इट। ये अगर छपी है तो पाकिस्तानी सोर्सेज में भी होगी, ऐसा थोड़ी है। हमारा कोई भी आदमी वहां बैठा नहीं है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, हमारा कोई आदमी वहां नहीं बैठा है। ये हम आप ही के सोर्सेज देख करके यहाँ छापते हैं, ठीक है ना, तो वो टेंशन मत लीजिए। तो अभी आप आज की बात कर लेना, मुझे दिखाएं कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने कहाँ पे कहा कि जी तहव्वुर राना हमारे पास नहीं, हमारा वो नहीं है। 20 साल से वो जो सारी खबरें इंडिया में छपी हैं उसका कोई पाकिस्तानी सोर्स दिखा दें। तहव्वुर राना 20 साल से हमारे कंट्री में नहीं आया, ऐसा इसको मैं वो जो आप सारी बातचीत कर रहे थे कि तहव्वुर राना का, रिबाहा बेचारी फंस जाएगी कि मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखा दें, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से कोई सोर्स नहीं है। वो सिर्फ इंडिया के मीडिया में पूरी कहानी छपी है, लेकिन इधर पाकिस्तान में किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ओके, रोहित सर, आप दिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक मिनट, मेरे पास मैं पाकिस्तानी सोर्सेस अभी निकाल के देता हूँ आपको कि वो उसका रिन्यू नहीं हुआ है बहुत टाइम से। पाकिस्तानी शफकत अली खान जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है,
मैं शफ़क़त अली खान को तो नहीं जानता हूँ, मैंने तो यही पढ़ा था कि इसने बोला है वो बस पाकिस्तानी इंडिया के सब खबरों में आएगा। अच्छा, तो पाकिस्तान ने डिनाई नहीं इशू किया अगर इंडिया में गलत खबर छप रही है तो? ये मुझे समझ में नहीं आया। वो डिनाई तो कर ही सकता है। पाकिस्तान शर्मा जी अब थक गया है कि क्या क्या डिनाई करे। ये फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड की, रोज छाप देते हैं असली खबरों में। अब क्या बंदा पाकिस्तान में करे कि वो अच्छा, कितना मतलब ये है कि अगर हम इंडियन मीडिया ये बोल दे कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करे तो वो डिनाई नहीं करेगा ना। देयर बी नो डिनाई। अगर इंडियन मीडिया ये मालूम बोल दे नहीं। कि नहीं, अगर इंडियन मीडिया ये बोल दे कि 11 सितंबर अटैक जो हुआ था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद अप्रूव किया था और आर्मी चीफ उसमें इन्वॉल्व था, तो पाकिस्तान डिनाई नहीं करेगा, राइट? ये मालूम बातें ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, एक खबर है कि जो सिर्फ वन साइडेड आपकी तरफ छपी है, मे बी वो डिनाई कर दें, लेकिन मैंने तो वैसे ही एक मजाक में बात की कि वो मे बी थक गए हों कि किस किस चीज को डिनाई करें। मतलब मैंने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइटर टोन में कहा नहीं पता था। नहीं, लाइटर टोन बॉस, जब एक डिस्कशन हो रहा होता तो उसमें लाइटर टोन कुछ नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान को डिनाई करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के मोफा को कोट करके कोई गलत खबर चल रही है तो पाकिस्तान हैज टू डिनाई इट एंड द वेरी डे। पाकिस्तान, चलो ठीक है यार, आज क्या डेट है? और जिनकी हम्म, शर्मा जी, वो जिनकी जिम्मेदारी है, मतलब अव्वल तो उनका काम है कि वो ये करें या ना करें। लेकिन मेरी अपनी जाती समझ के मुताबिक एक खबर है कि जो इररेलेवेंट है, तो मैं उसके ऊपर खामखा क्यों इंगेज हूं। मे बी अगली पार्टी का मकसद ही है कि इतनी फैलाओ कि वो इंगेज हों और उसके बाद मतलब इसके ऊपर तमाशा लगे। तो क्या पता उन्होंने कहा कि जी इसको छोड़ दें, बस जाने दें। अच्छा, तो स्पोक्स पर्सन क्या आपके यहाँ कैंटीन में खाना वाना भी बनाते हैं? उसका काम ही यही है, वो गलत खबरों को डिनाई करे और अब सही खबरों को बताए। स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी ही यही होती है। वो कैंटीन में अगर चाय सर्व करना शुरू कर दे तो कर ले भाई। स्पोक्स पर्सन हमारा भी डिनाई करता है ना 10 चीजों को। सर, हम इसको आगे आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच रोहित सर, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया वन्स अगेन। थैंक यू।